Yes, we have seen what is instantaneous velocity. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं what is acceleration. You know, it is rate of change in velocity the rate of change in velocity. रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जब कहते हैं तो समझ में ये आना चाहिए कि हाउ फास्ट द वेलोसिटी इज चेंजिंग. रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मीन्स हाउ फास्ट द वेलोसिटी इज चेंजिंग. वेलोसिटी बदलने से एक्सीलरेशन होता है कि एक्सीलरेशन होने से वेलोसिटी बदलता है? आपको क्या लग रहा है? हु इज द कॉज, हु इज द इफेक्ट? एक्सीलरेशन कॉजेस चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी कॉजेस एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी कॉजेस एक्सीलरेशन. यस, एक्सीलरेशन कॉजेस चेंज इन वेलोसिटी. कोई बॉडी एक्सीलरेट किया तो उसका वेलोसिटी बदलता है. जब आप गाड़ी में जाते हो, वेलोसिटी स्पीड बढ़ जाता है तो आप एक्सीलेटर दबाते हो कि एक्सीलेटर दबाते हो तो स्पीड बढ़ता है? एक्सीलेटर दबाने से स्पीड बढ़ता है, मतलब एक्सीलरेशन कॉजेस चेंज इन वेलोसिटी, है ना. तो फिर एक्सीलरेशन क्यों होता है कोई बॉडी का? बिकॉज ऑफ द फोर्स. व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, द बॉडी अंडरगोज एक्सीलरेशन एंड दैट एक्सीलरेशन इज गिवन बाय फोर्स बाय मास. तो ये फिजिक्स में कॉज इफेक्ट रिलेशन जानना बहुत जरूरी है. एक्सीलरेशन के चलते चेंज इन वेलोसिटी होता है. एनीवे, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. यू कैन राइट इट एज dv by dt. जबकि हमें पहले से मालूम है कि ये v है dx by dt, है ना. The rate of change in displacement is called velocity. So dv by dt can be further written as d square x by dt square. v की जगह dx by dt लिख दिए, d square x by dt square. चाहो तो हम इसको और भी लिख सकते हैं. नीचे एक dx डिवाइड करो, ऊपर एक dx मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा? dv by dx into dx by dt. dx by dt is again v, so it comes out to be v dv by dx. ये सारा फॉर्मूला भी हमें समझ में आया, ठीक है. हम यहाँ पे कहेंगे इट इज v dv by dx. हमारे पास ये सारे फॉर्मूला आ रहे हैं. अब इसको वेक्टोरियली मत लो, वेक्टोरियली हम लोग अभी देखेंगे. तीसरा हुआ एक्सीलरेशन कॉजेस चेंज इन वेलोसिटी. और यहाँ पर जो a इज इक्वल टू dv by dt हुआ, इससे पता चला कि dt बीइंग ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, dv का जो डायरेक्शन होगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ a. सो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सीलरेशन हो रहा है, हम कहेंगे कितनी जल्दी जल्दी बदल रहा है. अगर जल्दी जल्दी वेलोसिटी बदल रहा है तो हम कहेंगे ज़्यादा एक्सीलरेशन है, धीरे धीरे बदल रहा है तो कम एक्सीलरेशन है. रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी गिव्स यू द एक्सीलरेशन. और ये एक्सीलरेशन होता क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, फोर्स बाय मास. मतलब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है, हम कब कहेंगे? जब उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स आ रहा है. फॉर ए कांस्टेंट फोर्स मोशन द बॉडी सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन. A is F by m says a body is said to be in uniform acceleration motion or uniform acceleration if it is driven by, it is driven by a
कांस्टेंट फोर्स, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स इसको ड्राइव कर रहा है तभी हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है। ड्यूरिंग द एंटायर मोशन एट एवरी पॉइंट ऑफ मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, चलिए इस चीज को समझते हुए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी at any time t is given by x is equal to 3t square plus 2t meters. Find acceleration at t is equal to 1 सेकेंड। ये आपको बताना है। कितना सिंपल है, सीधे सीधे आप यहाँ से वेलोसिटी निकालिए which is dx by dt, डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा 6t plus 2 और एक्सीलरेशन इज dv by dt, उसका फर्दर डिफरेंशिएट करिए, 2 बीइंग ए कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 6t का हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन द वेलोसिटी at any displacement x is given by v is equal to k x to the power n. Find n. कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है और एट एनी डिस्प्लेसमेंट x उसका वेलोसिटी दिया गया है k x to the power n। k इज ए कांस्टेंट, पूछा n का वैल्यू क्या है बताओ। कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल नहीं रहा है, समय के साथ बदल नहीं रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन इज v dv by dx, दैट इज कांस्टेंट। v इज k x to the power n, dv by dx हो जाएगा n x to the power n minus 1, that is constant. So it is k n x to the power n into n plus दो तो मल्टीप्लाइड है तो ऐड हो जाएंगे, n minus 1 इज ए कांस्टेंट। क्या पता चला इसमें से? पता ये चला कि kn तो ऐसे ही कांस्टेंट था, मतलब ये होता है इफ यू सी, इसका मतलब ये बनता है कि x to the power 2n minus 1 is also a constant, that is x to the power 2n minus 1 is a constant। लेकिन जैसे वो पार्टिकल चल रहा है x तो बदल रहा है, 2n minus 1 x to the power 2n minus 1 is a constant। पार्टिकल चल रहा है तो x बदल रहा है, फिर भी ये क्वांटिटी कांस्टेंट कब होगा? अगर ये जो एक्सपोनेंट है 2n minus 1 that is equal to 0, तो x का वैल्यू कुछ भी हो, the thing will be constant, anything to the power 0 is 1। so इसका मतलब ये हुआ कि 2n minus 1 is constant, मतलब n का वैल्यू कितना है 1/2, और n का वैल्यू 1/2 होगा तो v is equal to k x to the power 1/2 होगा, तो एक्सीलरेशन will be constant। समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x to the power 2n minus 1 is a constant, x बदल रहा है फिर भी ये कांस्टेंट है। कब होगा ऐसे? जब 2n minus 1 का वैल्यू 0 होगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो इट्स ए कांस्टेंट, तो n का वैल्यू हो गया 1/2। एंड व्हाट इज दैट एक्सीलरेशन? n का वैल्यू अगर 1/2 हो गया तो एक्सीलरेशन इज k into n।
and the acceleration is k into n. ठीक है, वैसे ही पूछ सकते हैं a particle is moving in such a way that its velocity at any displacement x is given by kx to the power n. If it is undergoing uniform acceleration motion, what is the acceleration? You say k into n. The acceleration is, acceleration कितना हुआ, k into n. कभी कभार ये क्वेश्चन दूसरे रंग रूप में भी आता है. वेरिएशन ऑफ velocity with acceleration, with displacement is as shown. Find acceleration at x is equal to 3. आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी दिया गया है विथ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन दिया गया है. सपोजिंग आई से द डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज द वेलोसिटी एट एनी डिस्प्लेसमेंट. और इसमें डाटा क्या दिया है, ये दिया है, हाँ ये दिया है आपका, ये दिया है वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकेंड में, ये दिया है 4, और क्या दिया है कि ये टाइम दिया है सपोज 6. क्या दिया है इधर, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर. पूछा है बताओ व्हाट इज द एक्सीलरेशन एट x इक्वल टू 3 मीटर. पहले हमें मालूम है कि जो एक्सीलरेशन है इट इज गिवन बाय v dv by dx, और आपको मालूम है कि ये v वर्सेस x डायग्राम में dv by dx क्या रिप्रेजेंट करता है, dv by dx इज स्लोप ऑफ द डायग्राम. dv by dx इज स्लोप ऑफ द डायग्राम. अब आप स्लोप निकाल सकते हो. यहाँ पर स्लोप कितना है, देखो ये tan थीटा होता है स्लोप. स्लोप हो गया 4/6, 4/6 दैट इज 2/3. पता चल गया कि dv by dx इज 2/3. v dv by dx निकालना है कब, एट x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3 में मतलब जब x का वैल्यू था 3 यहाँ पे, तो v पता करना भी तो जरूरी है. क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v करेस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 3? स्लोप इज सेम. You can make up similarity of triangles, और you say this suppose is v, तो हम कहेंगे कि ये जो v है v/3 is equal to 2/3 है ना. 8 x is equal to 3, v/3 is equal to, ये v ले लिए हैं हम, v डैश कह दो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए. v'/3 is the slope, and that slope we have already calculated as 2/3. मतलब v dash is 2 meter per second. So at x is equal to 3, acceleration is v dash into slope. v dash हो गया 2, slope हो गया 2/3. It is 4/3 meter per second square. क्या मैं समझा पा रहा हूँ? Yes. छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं आएंगे. तुरंत आप बना सकते हो. ठीक है. तो नेक्स्ट हुआ, सपोज हम कहेंगे ए बॉल स्ट्राइक्स a wall and bounces back, strikes a wall normally, means perpendicularly, normally, and bounces back with same speed. Its acceleration is
ऑप्शन दिया गया है टूवर्ड्स वॉल, अवे फ्रॉम वॉल, पैरेलल टू वॉल एंड जीरो। क्या लग रहा है आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? जो एक्सीलरेशन है उसका डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में पूछा गया है। इट इज टूवर्ड्स द वॉल, अवे फ्रॉम द वॉल, पैरेलल टू वॉल और जीरो। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर कोई एक वॉल था और कोई बॉल जाके वॉल को नॉर्मली हिट करता है, स्ट्राइक द वॉल नॉर्मली लाइक दिस एंड अगेन बाउंसेस बैक इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में वापस आना चाहता है, जितने स्पीड में गया था उतने स्पीड में वापस आ रहा है। वेल पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। सोचने की दो तरीके हैं। पहला तरीका हुआ कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ डीवी और चेंज इन वेलोसिटी। अभी अभी देखे थे हम लोग, क्या देखे थे? द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन थोड़ी देर पहले हम लोग देखे क्या था? डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। चेंज इन वेलोसिटी इज अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी। हाउ वी कैलकुलेट इट? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो सॉल्यूशन अगर बनाएंगे तो आप कहोगे जो आपका फाइनल वेलोसिटी था वो वेक्टर कुछ ऐसा था, इनिशियल वेलोसिटी था वो वेक्टर कुछ ऐसा था। नाउ फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल के साथ माइनस इनिशियल जोड़ेंगे, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। इसके साथ जोड़ेंगे माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो मिलेगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऐसा है तो माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऐसे रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो विल गेट द चेंज इन वेलोसिटी। इन दोनों को जब आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या बन गया? इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर ये वॉल को टकरा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन और डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम वॉल। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अवे फ्रॉम द वॉल। देयर इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग आल्सो। वी हैव आल्सो सीन द एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। मास इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही होगा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। सोचो जब ये बॉल जाके, ये जो बॉल है ये बॉल जाके ये जब वॉल के साथ टकराया तो वॉल ने इसको क्या किया? प्यार किया कि हेट किया? पुल किया कि पुश किया? बताओ। ऑब्वियसली जब ये टकराएगा वॉल इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा एंड दैट फोर्स इज कॉजिंग एक्सीलरेशन। फोर्स किधर को है? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वॉल, सो द डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम द वॉल। दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फोर्स और इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। दोनों इसलिए बताया क्योंकि काफी केसेस में आपको फोर्स पता नहीं चलेगा तो फिर आपको एक्सीलरेशन बताना होगा चेंज इन वेलोसिटी से। वेल अगर हम कहेंगे कि टू पार्टिकल्स मूविंग इन concentric circles with same speed, whose acceleration is more? Whose acceleration is more? ऑप्शन में दिया है यहाँ पर दो कंसेंट्रिक सर्किल में दो पार्टिकल जा रहे हैं। फिगर बना देते हैं। ये कोई एक पार्टिकल है इस सर्किल में जा रहा है, कोई दूसरा पार्टिकल है वो इस सर्किल में जा रहा है। दे आर मूविंग इन कंसेंट्रिक सर्किल्स और सेम स्पीड में जा रहे हैं। ये जितना स्पीड में जा रहा है ये भी उतने ही स्पीड में जा रहा है। इसका नाम ए, इसका नाम बी। किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है? तो ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है कि बोथ ऑफ देम आर चेंजिंग देयर वेलोसिटी। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी सोचो जब ए आके ए डैश पे पहुंचेगा उसका वेलोसिटी ऐसे हो गया होगा। क्या बता सकते हो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी विल बी फाइनल वेलोसिटी ये माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ऐसे था वो भी ऐसे हो गया, तो फाइनल चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? 2v।
डेल्टा v इज कमिंग आउट टू बी टू v। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जब ये a से a डैश तक जाएगा, a से a डैश तक जाएगा तो हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा टू v। b जब b से b डैश तक जाएगा तभी उसका चेंज इन वेलोसिटी होगा टू v। मतलब दोनों जब अपना हाफ साइकिल घूम लेते हैं दोनों का चेंज इन वेलोसिटी बराबर है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी डजंट स्पेसिफाई द एक्सीलरेशन। कौन बताता है एक्सीलरेशन को? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ए का चेंज इन वेलोसिटी 2v होगा यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, बी का भी 2v होगा। जिसका जल्दी जल्दी बदल रहा होगा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है। ए पहले पहुंचेगा अपनी जगह पे ए डैश पे कि बी पहले पहुंचेगा बी डैश पे? ऑब्वियसली ए पहुंचेगा। ए का स्पीड जितना है बी का स्पीड इतना है, दोनों का स्पीड बराबर है। ए को कम डिस्टेंस जाना है तो ए जल्दी पहुंच जाएगा, बी काफी देर में पहुंचेगा। तो बी टेक्स मोर टाइम फॉर द सेम चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा v being same, delta t is more for b, acceleration of b will be less, acceleration of a will be more। तो समझ में आना चाहिए acceleration of a is more than acceleration of b। क्योंकि दोनों का डेल्टा v बराबर होने से भी a को अपना चेंज इन वेलोसिटी के लिए ज्यादा समय लग रहा है, तो acceleration of a will be, a को चेंज इन वेलोसिटी के लिए कम समय लग रहा है तो acceleration of a is मोर। फाइन, सारी चीजें आपको समझ में आने लगा। मैं अगर आपको कोई अगला क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे कुछ मोशंस दिखाया जा रहा है। कोई बॉल को सीधे ऊपर फेंका गया, ये गया ऊपर नीचे आया, और कोई इलेक्ट्रॉन मान लो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, वो भी कांस्टेंट स्पीड में। और मान लो कि कोई पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया और वो आके ऐसे गिरा, कंसीडरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी। ये तीन केस में से आपको बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is not a uniform acceleration motion। इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। हम बताए थे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहते हैं? जिसमें एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट। देखो तो ये बॉडी को आप ऊपर फेंके, ऊपर गया नीचे आया, थ्रू आउट द मोशन द ओनली फोर्स एक्टिंग इज वेट। फोर्स इज इक्वल टू वेट व्हिच इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो ये फोर्स का डायरेक्शन है। हर जगह फोर्स उतना ही रहेगा क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है। फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, सो एफ इज नॉट कांस्टेंट, मतलब यही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। इस केस में द फोर्स इज mg थ्रू आउट, सो अगेन एफ इज कांस्टेंट, सो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वी हैव सीन थिंग्स रिलेटेड टू एक्सीलरेशन। चलिए एक्सीलरेशन को और आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा अबाउट वेलोसिटी टाइम डायग्राम। वेलोसिटी टाइम डायग्राम, इसकी खासियतें बताते हैं। इट इज ड्रॉन फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ही वेलोसिटी टाइम डायग्राम होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली ये स्टेटमेंट कहीं नहीं दिया गया है। ध्यान रखें, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आ जाता है तो बताते भी नहीं है कि हम सिर्फ
मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के लिए ही वेलोसिटी टाइम डायग्राम कर सकते हैं। ए सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड, change in magnitude of velocity is not allowed due to inertia। इनर्शिया के चलते हम सडन चेंज इन वेलोसिटी नहीं ले सकते, क्योंकि वेलोसिटी को एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू को पहुंचने के लिए यू नीड सम एक्सीलरेशन। विद दैट एक्सीलरेशन व्हेन इट मूव्स फॉर सर्टेन टाइम टी, तो फिर हमारा वेलोसिटी बदलता है एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में। यू ऑलवेज टेक सम टाइम टी टू चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम यू टू वी विथ एन एक्सीलरेशन ए। बिना कोई टाइम दिए सडनली वेलोसिटी को नहीं बदल सकते। कहने का मतलब है, अगर आपको पूछा गया कि क्या ऐसा एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम पॉसिबल है, आप कहोगे नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज सडनली चेंज फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर वैल्यू, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ऐसा इस किस्म का कोई मोशन होने वाला है, देन द मोशन इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर सीधे नीचे आने की बजाय इट विल टेक सम टाइम एंड देन इट विल गो लाइक दिस। दैट मीन्स द वेलोसिटी इज टेकिंग सम टाइम to change from this value to this value. You are allowing some value of time. Sudden change in magnitude is not possible. So this is a possible diagram. क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ऐसे ही दे देंगे 3-4 फिगर, which of the following figure is practically not possible, तो आप कहोगे these are the figures where velocity cannot suddenly change from one value to other because of inertia. Inertia is the tendency to maintain the state of rest or of motion. मोशन में है तो उसी वेलोसिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तीसरा हुआ, ये हम देख चुके। तीसरा हो गया क्या? तीसरा हो गया दी वेलोसिटी टाइम। तीसरा हो गया कि स्लोप गिव्स एक्सीलरेशन। स्लोप गिव्स एक्सीलरेशन। आप जानते हो कि अगर पॉजिटिव स्लोप होगा तो हम कहेंगे ये एक्सीलरेशन है, और फॉर ए स्ट्रेट लाइन स्लोप एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट, तो ये पॉजिटिव स्लोप हुआ तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन है, और ये एक्सीलरेशन है। और अगर ये नेगेटिव स्लोप हुआ तो हम कहेंगे ये रिटार्डेशन है। लाइक दिस द वेलोसिटी और द स्पीड इज डिक्रीजिंग, सो यू से इट इज एक्सीलरेशन एंड दिस इज रिटार्डेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव स्लोप मीन्स एक्सीलरेशन, नेगेटिव स्लोप मीन्स रिटार्डेशन। स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन. Slope represents acceleration means here the slope is negative, you will say negative acceleration, which is otherwise called retardation. और ये कौन सी केस की बात हुआ? For uniform accelerations. For uniform acceleration motion, the slope is constant. For uniform acceleration motion, the slope is constant. So the diagram is a straight line. Non-uniform acceleration होगा तो it will not be a straight line, it will be a curve. कैसा कर्व होगा थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक VT डायग्राम है जो दिखने में कुछ ऐसा है, तो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे भी तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो ये भी एक्सीलरेशन है। बट लुक एट द स्लोप, स्लोप ऑफ द डायग्राम। शुरू में स्लोप वाज tan थीटा एंड यू सी दिस एंगल वाज क्वाइट लार्ज, बट एट सर्टेन पॉइंट हियर द एंगल इज स्मॉल। You see gradually angle घटने लगा है, tan theta is decreasing, so it is a decreasing acceleration. Acceleration is decreasing. Velocity time diagram ऐसा होगा, समझ में आया? अच्छा, और अगर velocity time diagram कुछ ऐसा हुआ तो suppose ऐसे the velocity time diagram is something like this. ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है। नाउ यू सी शुरू में द स्लोप एंगल tan थीटा, थीटा वाज वेरी स्मॉल, और जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है एंगल बढ़ते जाता है, एंगल बढ़ने लगा है मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो ऐसा केस में हम कहेंगे इट इज इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ये क्या है? इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इट इज इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ठीक है,
ये इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन हुआ। सिमिलरली इंक्रीजिंग रिटार्डेशन और डिक्रीजिंग रिटार्डेशन भी आप प्लॉट कर सकते हो। जैसे मैं अगर कहूँ कि ये है dt डायग्राम और ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो देखो कि समय के साथ वेलोसिटी घटने लगा है। तो आप देखोगे शुरू में ये एंगल काफ़ी कम था, जैसे यहाँ पर आया एंगल काफ़ी ज़्यादा हो गया है, स्पीड घट रहा है, तो ये रिटार्डेशन था। आप कहोगे ये इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, क्योंकि स्लोप एंगल बढ़ रहा है समय के साथ। आप कहोगे इट इज इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। बस समझ में आना जरूरी है, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। सिमिलरली डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, ये ऐसे हो जाएगा डायग्राम, विल बी डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। छोड़े क्यों, तीन जब बना चुके हैं तो चौथा को भी कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो डिक्रीजिंग रिटार्डेशन कैसे दिखेगा? डिक्रीजिंग रिटार्डेशन कुछ ऐसा दिखेगा। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये ऐसा दिखेगा। देखो शुरू में ये ज़्यादा एंगल कर रहा था और बाद में ये कम एंगल कर रहा है। सो दिस इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। क्या हो गया ये? डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। ठीक है, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। तो अगर रिटार्डेशन घट रहा है तो डायग्राम ऐसा होगा, बढ़ रहा है तो ऐसा होगा। एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, अकॉर्डिंगली द डायग्राम्स आर शोन। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो आप कहोगे कि ये जो डायग्राम होगा वो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस एंड द स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सीलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल। मान लो कि यहाँ पर दो रेल है और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कोई डंडा है, इस डंडे को, और यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये इस डंडे को आपने एक इनिशियल वेलोसिटी v0 देके रेल के ऊपर फेंक दिया। जैसे डंडा चलेगा ईएमएफ होगा तो करंट होगा तो मैग्नेटिक फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा बाय लेंजेस लॉ। तो ये धीरे धीरे रुकते आके पहुंचेगा। लेकिन जैसे ये स्पीड घटने लगेगा तो आप देखोगे तो जो ईएमएफ हो रहा है वो कम हो रहा है, ईएमएफ कम हो रहा है तो करंट भी कम होगा, करंट कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। मतलब रोकने वाली फोर्स धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब रिटार्डेशन तो होगा लेकिन धीरे धीरे कम होने लगेगा, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। तो डायग्राम कैसा हो जाएगा? ड्रॉ दी वेलोसिटी टाइम डायग्राम। आपको ऐसे करना है, कहां पर होगा, कैसे करना है, ये आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। ये चीजों को समझ में आना जरूरी है। मान लो कि कोई एक पार्टिकल को समंदर में पत्थर को डाल दिए। जैसे वो पत्थर समंदर के अंदर जाने लगा, धीरे धीरे जैसे जाएगा नीचे, शुरू में उसका mg ज्यादा था और वेलोसिटी कम था, एक्सीलरेट किया तो वेलोसिटी बढ़ने लगा। जैसे वेलोसिटी बढ़ा तो देयर वाज ए विस्कस फोर्स, यू नो 2 पाई ईटा v, 6 पाई ईटा v विल बी द विस्कस फोर्स। तो जो विस्कस फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू v होने के कारण धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो नेट फोर्स mg माइनस f, तो mg पहले बड़ा था, f पहले छोटा था, f बढ़ने लगा तो डिफरेंस घटने लगा, मतलब एक्सीलरेशन विल बी डिक्रीजिंग। तो ड्रॉ दी वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल थ्रोन इनटू ए समंदर। बस ड्रॉ करना है अप टू अटेनिंग टर्मिनल वेलोसिटी, जब तक टर्मिनल वेलोसिटी में नहीं आता। सो इट्स ए केस ऑफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। तो डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस। तो सुइटेबली यू मस्ट बी एबल टू जज कि कौन सा डायग्राम हम लेंगे। ठीक है, खैर ये सब चीजें जिनको याद होगा उनको समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं याद होगा उनके लिए बाद में फिर से निपटा लिया जाएगा समय आने पर। तो यहाँ पर देखिए स्लोप गिवन, स्लोप गिव्स एक्सीलरेशन। नेक्स्ट इज area under the diagram. Area under the diagram represents or gives the displacement, area under the diagram gives the displacement। ठीक है,
एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स द डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? मतलब हुआ कि अगर ये पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम कुछ ऐसा दिया गया है, फॉर एग्जांपल तो इन द इंटरवल t1 टू t2, मान लो ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, ध्यान रहे ये t1 है, ये t2 है और ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम है। व्हाट डज दिस एरिया गिव्स? द एरिया हियर विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस एरिया, जो एरिया ए दिख रहा है आपको, दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। कब? इन द इंटरवल t इक्वल टू t1 टू t2। क्या बात समझ में आ रहा है? ये तो सिंपल चीजें हैं, आप लोग सब जानते हो, बचपन में सारा चीज पढ़े होगे, अभी बुढ़ापे में इसे दोबारा पढ़ा रहे हैं हम। अच्छा ठीक है। और अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा है तो सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम है वो दिखने में कुछ ऐसा है। व्हाट इट मीन? ये जो आपका एरिया है, यहाँ पर जो एरिया है A1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव था, इट वाज गोइंग इन वन डायरेक्शन। A2 क्या है? A2 इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये पीरियड में वेलोसिटी कैसे था? नेगेटिव था, मतलब ये पीरियड में वेलोसिटी जिधर को था, ये पीरियड में वेलोसिटी उल्टा था। मतलब हुआ क्या है, ये जो पार्टिकल है वो पहले मान लो कि ये पॉइंट को t0 कहेंगे, तो ये गया A1, t इक्वल टू t0 पे उसका वेलोसिटी 0 हुआ, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब पार्टिकल उल्टा आया। कितना दूर? A2, यहाँ पे आके पहुंचा। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, गया A1 आया A2। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इट इज गया A1 आया A2, इट इज A1 माइनस A2। एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड? गया A1 फिर आया A2। अगर आपको निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड, आपको होगे डिस्टेंस कितना गया है, ये A1 भी गया है, A2 भी गया है। अगर हम कहेंगे कि ये पॉइंट का वैल्यू है t डैश, कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो आप कहोगे A1 माइनस A2 बाई t डैश। कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, A1 प्लस A2 बाई t डैश। समझ में आ रहा है? ये है। तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम के बारे में इतना चीज जानना काफी होता है। इसके ऊपर छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन भी हम लोग अभी देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही थोड़े से वेराइटी के क्वेश्चन लाया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सारा टिपिकल वेराइटी को मैं कवर करूँ, और वो भी मेडिकल एंट्रेंस लायक। जबकि इंजीनियरिंग में तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम के ऊपर बड़े टिपिकल डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, 1-2 ठो देख लेंगे आपकी पसंद के लिए। फिलहाल ये VT डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल इज शोन आफ्टर व्हाट टाइम इट्स एवरेज वेलोसिटी इज 0, एट दिस टाइम व्हाट इज द एवरेज स्पीड। कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है, कितनी समय के बाद उसका एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो 0 नहीं हो सकता, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। कब? मालूम नहीं है कब होगा, चलो मानते हैं कि इस समय पे होगा। ये कौन सा समय है? t। मतलब इतनी समय में जितना ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जाएगा उतना ही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट जाएगा। कहने का मतलब है कि जितना पॉजिटिव एरिया होगा यहाँ पे, है ना, उतना ही नेगेटिव एरिया होना जरूरी है, तभी जाके आप कहोगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, मतलब A1 मस्ट बी इक्वल टू A2, क्योंकि A1 माइनस A2 होता है डिस्प्लेसमेंट। A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0, मतलब A1 इज इक्वल टू A2। A1 क्या है? ये ट्रायंगल है, हाफ बेस दिया है T0, हाइट दिया है V0, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस, ये दिया है V0 बाई 2,
और ये टाइम कितना है, ये टाइम हो गया t माइनस टी जीरो, t माइनस टी जीरो। क्या यहाँ से पता चल रहा है? कंपेयर करो ना, v0/2 इधर भी है, v0/2 इधर भी है, मतलब t माइनस टी जीरो इक्वल टू टी जीरो और t इज इक्वल टू 2t0। एट द टाइम t इज इक्वल टू 2t0 द एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। नहीं, थोड़ा फटाफट स्मार्टली कर लेना चाहिए। देखो इधर भी v0/2 है, इधर भी v0/2 है, बाकी रह गया t0 और ये रह गया t माइनस टी जीरो। तो t का वैल्यू क्या हो गया 2t0। एट दिस टाइम the average velocity will be 0. When the average velocity is 0, what is the displacement? What is the average speed? So total distance moved is equal to a1 plus a2, which is twice of a1. Why? Because a1 is equal to a2. a1 कितना था? a1 कितना था? half v0 t0. So half v0 t0 into 2 is v0 t0. थोड़ा फटाफट करना पड़ता है भैया, डॉक्टर कैसे बनोगे? तो फिर एवरेज स्पीड क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है v0 t0, टोटल टाइम क्या है 2t0, इज कमिंग आउट टू बी v0/2। सो द एवरेज स्पीड विल बी v0/2। व्हेन द एवरेज वेलोसिटी इज 0, द एवरेज स्पीड इज v0/2। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ था ये सबका? थोड़ा हाथ उठाइए, देखें कितने लोगों का हो गया था। वाह, बहुत सारे लोगों का हो गया था, वेरी गुड। चलिए आगे, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल। हाँ, ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम रिलेटेड नहीं है, दिमाग में आ गया था, दे दिया हूँ, थोड़ा देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय t इक्वल टू 2x² प्लस 4x। पहले क्या देता था? x इक्वल टू समथिंग t² समथिंग 2t समथिंग 3t ऐसे करके देता था, नहीं, x एज ए फंक्शन ऑफ t देता था। अब दिया t एज ए फंक्शन ऑफ x। फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल टू 1। कैसे निकालेंगे? हमें तो मालूम है कि वेलोसिटी होता है dx/dt। ओहो, अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे dt/dx निकालते हैं। dt/dx विल बी 4x प्लस 4। देखो तो dx/dt क्या हो जाएगा? 1/4x प्लस 4। कब निकालना है? एट x इज इक्वल टू 1। एट x इज इक्वल टू 1, velocity will be 1/4 into 1 plus 4 is 1/8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? थोड़ा उल्टे तरीके से सोचना है, चीज में कोई दम नहीं था, लेकिन कभी कभार एग्जाम हॉल में ये कंफ्यूज क्रिएट कर देता है। तुरंत क्या बात करते हैं बच्चे, ये df/dt करके वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ x इक्वल टू 1 मीटर दिया है। Acceleration of particle at any time t is given by a is equal to bt. If initial velocity is v, find the distance moved in t seconds. Initial velocity is v0। कोई पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, a is equal to bt है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अच्छा तो ठीक है, हमें मालूम है, ऐसा करते हैं, हमें मालूम है कि एक्सीलरेशन इज bt, सॉरी, एक्सीलरेशन इज गिवन bt, मतलब dv/dt इज इक्वल टू bt, मतलब dv इज इक्वल टू bt dt। हाउ मस्त है। इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। इनिशियली वेलोसिटी था v0, फाइनली बन गया v। कब? t सेकेंड के बाद। सपोज t सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी v है। v क्या है? v इज वेलोसिटी एट और आफ्टर t सेकेंड्स। तो जब समय हुआ 0 से t, तो वेलोसिटी हुआ v0 से v। शुरू में वेलोसिटी था v0, कब? एट t इक्वल टू 0। जब समय बन गया t, वेलोसिटी बन गया v। इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग क्या मिला? इधर इंटीग्रेट करिए तो dv का इंटीग्रेशन v होता है, इट इज v माइनस v0। शायद आपको मालूम होगा, अपर लिमिट इज v माइनस लोअर लिमिट। और bt का इंटीग्रेशन होता है bt स्क्वायर, अपर लिमिट डालो तो bt स्क्वायर, लोअर लिमिट डालो तो 0, t स्क्वायर बाई 2। bt का इंटीग्रेशन होता है bt स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट डालो तो t, लोअर लिमिट डालो तो 0। तो ये बन गया v का वैल्यू। तो v क्या है? वो वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड्स इज कमिंग आउट टू बी bt स्क्वायर बाई 2 प्लस v0।
क्या पूछा है? डिस्टेंस मूव। ओहो, चलिए और एक स्टेप चलते हैं आगे। थोड़ा इसको इधर ले आते हैं। जगह बनाना है तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो v इज अगेन dx by dt that is equal to bt square by 2 plus v0। वेल, तो dx क्या हो गया? dx is bt square by 2 plus v0 into dt। Again integrate both the sides। When displacement varies from 0 to x, time varies from 0 to t। तो इंटीग्रेशन करें तो अपर लिमिट इज x, लोअर लिमिट 0, तो हो गया x। ये हो जाएगा btq by 6 plus v0t। तो दिस इज व्हाट इज द आंसर, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एनी टाइम t। लगता है आपको 1 मिनट में बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं करवाते ऐसे क्वेश्चंस। आया है कभी 95 में, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, नहीं या फिर पैदा हुए भी तो 70-80 साल के होंगे, उसके बाद मर के फिर से पैदा हुए तो अभी के जमाने में आए। हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। चलिए अगला, ये बॉल वाज थ्रोन वर्टिकली अप assuming motion under gravity, draw velocity time diagram। मोशन अंडर ग्रेविटी, कोई चीज को ऊपर फेंका गया। assume motion under gravity मतलब नहीं है कि जमीन के नीचे जाएगा। motion under gravity मतलब only gravitational force is the only force coming into play। that means throughout the motion the acceleration is downwards and that is g। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इट इज g। तो एक्सीलरेशन इज ए कांस्टेंट और एक्सीलरेशन इज ए कांस्टेंट। तो देखो, तो ये तो यहाँ पर एक्सीलरेशन अलग है। फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन द डायग्राम हैज टू बी ए स्ट्रेट लाइन। तो आंसर इज डी बिकॉज एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। A toy rocket accelerates upward at constant rate g for t0 seconds, then falls freely under gravity. What is maximum height attained? कोई टॉय रॉकेट चलना शुरू किया रेस से और कांस्टेंट एक्सीलरेशन में बढ़ने लगा। कब तक? ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें। कब तक बढ़ने लगा? t0 सेकंड के बाद, t0 सेकंड तक बढ़ने लगा। क्या था एक्सीलरेशन? दैट वाज g। उसके बाद उसका बारूद खत्म, एनर्जी खत्म। अब वो गिरने लगा मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा? g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब पहले अगर हम कहेंगे ये एक्सीलरेशन था, अब जैसे मान लो कि यहां से यहां तक गया, यहां पर एक्सीलरेशन खत्म, तो तब तक उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा या और ऊपर जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर विल बी रिटार्डेशन। दैट मींस द डायग्राम इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या? यहां से यहां तक एक्सीलरेशन था g इन द अपवर्ड, और जब वो ऐसे गया ऐसे आया, यहां से यहां तक द एक्सीलरेशन वाज g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट इज व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड इन द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। पहले एक्सीलरेट किया, फिर रिटार्ड किया, नहीं फिर से एक्सीलरेट किया नीचे, फिर से एक्सीलरेट किया, मतलब द डायग्राम विल गो डाउन लाइक दिस। ये डायग्राम ऐसे जा रहा है। पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। मैक्सिमम हाइट कब पता चलेगा? जब उसका वेलोसिटी 0 होगा। वेलोसिटी कब 0 था? यहाँ पे 0 था। अगर ये g है और ये है माइनस g, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए t0 टाइम लगा, तो दिस बाई t0 इज इक्वल टू g। तो दिस बाई t0 मस्ट बी इक्वल टू माइनस g। मतलब ये टाइम कितना होगा? 2t0। ये समझ में आना जरूरी है। क्या मैं ठीक से समझा पाया हूँ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है ना? ये मोशन खत्म नहीं हुआ। ये जो पॉइंट 2t0 कहाँ पे है? यहाँ पे एट द हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद नीचे चलेगा, डायग्राम नीचे जाएगा, है ना? हाँ, पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। मैक्सिमम हाइट कब था? t इज इक्वल टू 2t0 पे हाइट वाज मैक्सिमम, द हाइट वाज मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू 2t0। सो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम। ये एरिया कितना होगा? हाफ बेस हो गया है 2t0, हाइट गया है v0। नहीं, v0 तो दिया नहीं है, अस्यूम कर लो। अस्यूम करने में क्या है? अस्यूम करके तो हम सब कुछ कर लेते हैं, बचपन से किए जा रहे हैं। मान लो कि ये, अच्छा ठीक है। अब ये v0 क्या है बताओ तो? v0 बाई t0 इज g। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? v0 बाई t0 इज g, बट v0 क्या है? gt0।
वी जीरो क्या है, जी टी जीरो। वी जीरो की जगह जी टी जीरो ले लीजिए तो क्या हो गया, जी टी जीरो स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज जी टी जीरो स्क्वायर। कैसे हुआ, समझ में आया क्या? स्लोप ऑफ दिस इज जी, मतलब वी जीरो बाई टी जीरो इज जी। क्या स्नेहा को समझ में आ रहा है? यस सर। बढ़िया। मैक्सिमम हाइट इज जी टी जीरो स्क्वायर। नेक्स्ट, a particle starts from rest and moves with constant acceleration alpha till it attains a velocity v0. Then it undergoes constant retardation to alpha till it stops. Before we go for solution of this question, पूछा है व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। पहले बताओ तो कौन सा वेलोसिटी टाइम डायग्राम लग रहा है कि ये क्वेश्चन को शूट कर रहा है। आई एम गिविंग यू 4 वेलोसिटी टाइम डायग्राम्स और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वेलोसिटी टाइम डायग्राम ये क्वेश्चन के लिए सुइटेबल है। आई एम गिविंग यू वेलोसिटी टाइम डायग्राम्स। चलिए मैं आपको कुछ वेलोसिटी टाइम डायग्राम दे रहा हूँ। पहले गया वो ऐसे, फिर आया ऐसे, पहले गया वो ऐसे, फिर आया वो ऐसे, पहले गया वो ऐसे, फिर आया वो ऐसे, फिर गया वो ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ बताओ इनमें से कौन सा वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपको ठीक लग रहा है एज पर द क्वेश्चन? एक्सीलरेशन इज अल्फा, रिटार्डेशन इज 2 अल्फा, स्लोप ऑफ रिटार्डेशन पार्ट वाज मोर। यहाँ पर तो दोनों का स्लोप बराबर दिख रहा है, तो हो नहीं सकता। यहाँ पर एक्सीलरेशन इज अल्फा, देखो स्लोप यहाँ पे ज्यादा है, ये एंगल कम है, tan थीटा विल गिव यू एक्सीलरेशन, और ये एंगल ज्यादा है रिटार्डेशन, तो ये हो सकता है। यहाँ पे तो एक्सीलरेशन ज्यादा दिख रहा है, रिटार्डेशन कम दिख रहा है कि नहीं? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी टाइम डायग्राम बोलोगे तो ये वाला करोगे, बी करोगे। हाँ ये समझ में आ गया। अब पूछा है बी सही है, ये सब गलत है, ये सब गलत है। अच्छा पूछा है कि व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। सपोज जब वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा, सपोज तब उसका वेलोसिटी था v0 और टाइम कितना लगा t। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये एरिया, हाफ बेस हो गया t v0, नहीं दिया है t वेलोसिटी v0 इट वाज मूविंग, बाय टोटल टाइम कितना है t, तो आंसर हो गया v0 बाय 2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो तुरंत बताओ। ड्यूरिंग एक्सीलरेशन एवरेज वेलोसिटी वाज मोर और ड्यूरिंग रिटार्डेशन एवरेज वेलोसिटी वाज मोर। ड्यूरिंग एक्सीलरेशन एवरेज वेलोसिटी ज्यादा था कि ड्यूरिंग रिटार्डेशन एवरेज वेलोसिटी ज्यादा था? सेम होगा। कैसे? देखो ये मान लो कि ये टाइम है, ये टाइम है, ये क्या हो जाएगा? मान लो ये टाइम है t, तो t डैश, तो निकालो कितना हो रहा है, हाफ दिस इंटू दिस, हाफ दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, क्योंकि हाफ दिस इंटू दिस गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग एक्सीलरेशन पीरियड, बाय दिस करोगे तो आएगा v0 by 2। एक्सीलरेशन में भी ड्यूरिंग एक्सीलरेशन एवरेज वेलोसिटी वाज v0 by 2, ड्यूरिंग रिटार्डेशन आल्सो एवरेज वेलोसिटी वाज v0 by 2, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी v0 by 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया? थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t is given by v is equal to 3t square I cap plus 4t square j cap मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज लाइक दिस। क्या ये पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है? नहीं है,
क्योंकि dv बाई dt करेंगे तो ये मिलेगा 60 i कैप प्लस 80 j कैप। नहीं, ऐसा दिया गया है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन तो है नहीं। फाइंड डिस्टेंस मूव्ड इन 2 सेकेंड्स। डिस्टेंस कितना गया है बताओ, डिस्टेंस कितना गया है। वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस निकालना है। क्या वेलोसिटी टू टाइम डिस्टेंस देता है? नहीं, वेलोसिटी टू टाइम डिस्टेंस नहीं देता है। तो फिर स्पीड इनटू टाइम देता है डिस्टेंस। तो पहले निकालो स्पीड। स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 3t स्क्वायर का स्क्वायर 4t स्क्वायर का स्क्वायर होल रूट ओवर इज 5t स्क्वायर। ये है स्पीड। तो 2 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? डिस्टेंस मूव्ड इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो पहले देखेंगे कि dt सेकेंड में कितना दूर जाएगा और 2 सेकेंड में कितना दूर जाएगा। इज 5t स्क्वायर dt 0 to 2 डालो तो ये हो गया 5t क्यूब बाई 3, 5 बाई 3, 2 डालो तो 8, 0 डालो तो 0, सो इट इज दिस इज 40 बाय 3 मीटर। आई होप आई हैव मेक यू अंडरस्टैंड। क्या समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t is given by, देखो आपको ये ट्रिपल में ऐसा वाला नहीं, आई मीन नीट में ऐसा आया नहीं है। एक दो तो कर लेते हैं बाई चांस में, क्या है नहीं, एक दो तो कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2t माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, और 4 माइनस 2t कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। 4 माइनस 2t आई कैप मीटर पर सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस मूव्ड in 4 seconds। डिस्टेंस मूव्ड इन 4 सेकेंड्स में पूछा कितना दूर जाएगा बताओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अभी तो स्पीड भी तो वही आएगा, तो फिर अभी स्पीड इनटू टाइम करेंगे। क्या हम जैसे पहला वाला क्वेश्चन को किए थे, स्पीड निकाल दिए, v dt का इंटीग्रेशन कर दिए, निकल गया। क्या ऐसे ये निकल जाएगा? हाँ, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? अगर निकालेंगे तो 0 निकलेगा। करके देखो, आपको समझना जरूरी है, पहले समझना जरूरी है। तो अभी रॉन्ग मेथड क्या है? रॉन्ग मेथड हम जानते हैं कि यहाँ पर स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और यही तो है, तो इट इज 4 माइनस 2t। और पूछा है डिस्टेंस मूव्ड इन 4 सेकेंड। डिस्टेंस मूव्ड इन 4 सेकेंड इज 0 to 4 स्पीड dt। इट इज 4 माइनस 2t का इंटीग्रेशन 0 to 4। नहीं, चलिए इंटीग्रेट करिए। पहले से बता रहे हैं कि रॉन्ग मेथड है। माइनस 2t स्क्वायर बाई 2, 2 को खा गया, लिमिट डालना है 0 to 4, 4 डालो तो ये हो गया 4 into 4 16 माइनस 16 ये 0, 0 डालो तो 0। अरे 4 सेकंड तक कुछ नहीं गया क्या? ये तो इम्पॉसिबल है। तो गड़बड़ कहाँ हो गया? गड़बड़ कहाँ हो गया सोचना। रॉन्ग मेथड को काट देते हैं। रहने दो, गलतियों भी तो मानना चाहिए, हमारा तो कल्चर ही ऐसा है। हम हर चीज पहले गलत सीखते हैं, फिर बाद में बोला जाता है कि ये गलत है। रदरफोर्ड ऐसे बोले, वैसे बोले, वैसे बोले, पूरा रटा लिए, यूनिट टेस्ट में आ गया, स्कूल एग्जाम में आ गया, बाद में बोले कि गलत था, बोर कुछ ऐसे बोले, है कि नहीं? हम लोग तो ऐसे ही पढ़ते हैं, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही मेथड क्या है देखने के लिए। गड़बड़ क्या हुआ, कहाँ पे हुआ? यहाँ पे 0 to 4 सेकेंड में
थोड़ा ऑब्जर्व करिए, 0 to 4 सेकेंड में 0, अब मान लो t इक्वल टू 1 सेकेंड लेते हैं, t इक्वल 1 सेकेंड में v कितना था 4 माइनस 2 इट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे 4 माइनस 2 इंटू 3 6 हो गया -2। अरे स्पीड कभी नेगेटिव होता है क्या? स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमें क्या करना चाहिए था, यही चीज को अगर इसी मेथड से करेंगे तो देखेंगे कि स्पीड कब जीरो हो रहा है, स्पीड वेलोसिटी कब जीरो हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि वेलोसिटी कुछ समय के लिए पॉजिटिव था, कुछ समय के लिए नेगेटिव था, एक समय में ये जीरो था नहीं। तो कब जीरो था, वेलोसिटी कब जीरो था, जब दिस इज इक्वल टू 0 दैट इज t इज इक्वल टू 2। तो हमें करना क्या चाहिए था, इसको 0 to 2 फिर 2 से 4, 2 से 4 इंटीग्रेट करते वक्त इसको 2t माइनस 4 लिखते हैं। चलिए इसको दूसरे तरीके से करते हैं, इसको सही मेथड में कैसे किया जाए, दो अलग अलग मेथड में बताता हूं। फर्स्ट मेथड, वेलोसिटी दिया गया है, कितना दिया था भाई, ये दिया था 4 माइनस 2t, 4 माइनस 2t आई कैप। अच्छा तो स्पीड क्या होता है, इट इज 4 माइनस 2t, कब तक, टिल t लाइज बिटवीन 0 to 2, 0 to 2 तक ये ठीक है। उसके बाद अगर t का वैल्यू हो गया 2 से 4 तक तो फिर ये 2t माइनस 4 हो जाएगा, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी वाज नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। ए पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ -10 मीटर पर सेकेंड, हाँ ये होता है, इसका मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट विथ 10 मीटर पर सेकेंड, बट ए पार्टिकल इज मूविंग विथ -10 मीटर पर सेकेंड, नहीं हो सकता, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ तो इसलिए स्पीड को पॉजिटिव किया गया। अब ये 4 माइनस 2t, 2t माइनस 4 है। अब अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहोगे, कहोगे कि डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू 4 माइनस 2t का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 प्लस 2t माइनस 4 का इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, निकालो, इट इज कमिंग 8 मीटर्स। देख लो क्या बातें समझ में आ रहा है। आई गो फॉर द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड ये तो बन गया, क्या ये 8 मीटर ही आ रहा है, हाँ देखता हूं, हाँ ये हो गया 4 2, हाँ 8 मीटर करेक्ट। सेकेंड मेथड मैं करेक्ट बोल के इतना जल्दी चेक कैसे कर लिया, मैं इंटीग्रेट करके चेक नहीं किया, आई डिड इन द सेकेंड मेथड। आप सेकेंड मेथड देखो। अब अगर ये पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम को हम ड्रॉ करना चाहेंगे, यहां ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी टाइम डायग्राम। तो ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। वेलोसिटी दिया है 4 माइनस 2t आई कैप, मतलब t इक्वल टू 0 में ये वेलोसिटी 4 था, t इक्वल टू 2 में ये वेलोसिटी 0 था, और उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव था। इसका मतलब जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम की बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसे था, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। वेलोसिटी टाइम डायग्राम का करेस्पॉन्डिंग अगर स्पीड टाइम डायग्राम हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, वेलोसिटी टाइम डायग्राम का करेस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम डायग्राम कोशिश करेंगे, स्पीड, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, तो स्पीड टाइम डायग्राम कैसे होगा भैया, ये कुछ ऐसा होगा। कौन से पार्ट का, ऊपर वाला पार्ट का, मतलब 4 से 2 तक। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव था लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव था, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा जाएगा। कितनी समय तक, सेम एक्सीलरेशन में था, तो अप टू 4 सेकेंड तक की बात कर रहा है, 4 सेकेंड तक की बात कर रहा है। ये हो गया स्पीड टाइम डायग्राम, समझ में आ रहा। अगर कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा दिया है तो स्पीड टाइम डायग्राम ऐसा होता है, और ये निचला वाला पार्ट इन्वर्टेड होके ऊपर चले जाता है, ऐसा हो जाता है। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी ऐसा है तो स्पीड कुछ ऐसा होता है स्पीड टाइम डायग्राम में। कीपिंग दिस इन माइंड,
हम वेलोसिटी का निचला हिस्सा को, यहाँ पर वेलोसिटी 4 यहाँ पे हो रहा था, इसका निचला हिस्सा को उल्टा कर दिया। अब हमें पूछा गया है डिस्टेंस। अब ऐसे भी आप कह सकते हो डिस्टेंस क्या हो गया, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, नहीं दिस एरिया प्लस दिस एरिया, और यहाँ पर दिस एरिया प्लस दिस एरिया, कुछ भी करो, ये A1 जितना होगा A2 उतना होगा। तो आप कहोगे डिस्टेंस मूव्ड इज A1 प्लस A2 एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ A1। ट्वाइस ऑफ A1 कितना हुआ, स्लोप बराबर है ना, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है, कांग्रुएंट है, ये है जितना एंगल ये उतना एंगल, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला है, आपको बचपन में कभी पढ़े होगे, ASA वाला मेथड, दो एंगल और करेस्पॉन्डिंग बीच में इंक्लूडेड साइड अगर बराबर हो गया तो दे आर कांग्रुएंट। तो ये दोनों कांग्रुएंट है, मतलब ये एरिया जितना होगा एरिया उतना होगा। सो 2A1, A1 कितना है, हाफ 4 इंटू 2। बचपन की पढ़ाई कभी काम में लगेगा सोचे नहीं थे सर, अब सोचने के लिए मौका भी नहीं मिलेगा, आप पहले से तैयार रहना। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 into this whole, 2 into this whole thing is coming out to be, ये 2 इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, ये पूरा के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, तो बन जाएगा 8 मीटर। ठीक है, सो द डिस्टेंस मूव्ड इज कमिंग आउट टू बी 8 मीटर। समझ में आ गया? इधर क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए ब्लॉक was thrown on a smooth floor, ब्लॉक का मास दे दिया है, ब्लॉक ऑफ 2 kg, block of 2 kg was thrown on a smooth floor with initial velocity 10 meter per second. ठीक है, a force was continuously applied, a force of 10 Newton, was continuously applied in opposite direction for 2 seconds, or continuous in the opposite direction, that's all. Find distance moved in 2 seconds. बताओ 2 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? पहले बताओ कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है क्या? क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? हाँ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स वाज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फोर्स कितना था? 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इट वाज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। अगर ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है तो फिर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। क्या आप हड़बड़ी से ऐसे कर दिए? गलत मेथड है, जो आप अक्सर गलत कर लेते हो। इनिशियल वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और वो भी आई कैप दिया है, मतलब एक डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। फोर्स इज 10 न्यूटन बाय मास इज 2 kg, 10/2 इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप इसको एक्सीलरेशन कहोगे कि रिटार्डेशन कहोगे?
रिटार्डेशन कहोगे, मतलब एक्सीलरेशन क्या कहोगे, एक्सीलरेशन इज सॉरी मैं इसे लिख देता हूँ थोड़ा ढंग से, एक्सीलरेशन इज इट इज -10 आई कैप बाय 2, मास दिया है 2 kg, इट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, ये दिस मच आई कैप मीटर पर सेकेंड और दिस मच -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और शायद आपके पास पूछा है 2 सेकेंड में, टी दिया है 2 सेकेंड, और शायद आप हड़बड़ी में ये फॉर्मूला लगा दोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्यों यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। मुझे मालूम है आप लोग कहां पर गलती करते हो, है कि नहीं किरण, ऐसे कर दिए थे, देखो गड़बड़। इसमें देखो तुम्हारा आंसर 0 आया होगा। क्या है आंसर, ut इट इज 10 इंटू 2 प्लस हाफ, a का वैल्यू हो गया -5, 2 का स्क्वायर कितना आया 0, मिलेगा अंडा। गलत है, क्योंकि आपको पूछा गया है डिस्टेंस, यू हैव कैलकुलेटेड डिस्प्लेसमेंट, गलत हो गया, आपको डिस्टेंस निकालना था। चलिए 10 मीटर आ रहा है, देखिए बढ़िया, 10 मीटर आ रहा है तो बढ़िया। तो पहले हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मेरे को करने दो, डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, राइट मेथड में जाते हैं, करेक्ट मेथड में। चलो हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वेलोसिटी शुरू में था 10 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन था -5, मतलब रिटार्डेशन था, ये घटते 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 0 हुआ होगा, यहाँ पे कहीं 0 हुआ होगा। कब 0 हुआ होगा मालूम नहीं है ये टाइम, बट दिस बाय दिस इज इक्वल टू 5, तो दिस मस्ट बी 5, ठीक है। एक मिनट थोड़ा, now u is given 10 is -5, तो this by this is equal to 5, मतलब this must be 2। वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और रिटार्डेशन है, वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन फोर्स तो कंटिन्यूअसली आ रहा है, मतलब द सेम एक्सीलरेशन विल कंटिन्यू। वीटी डायग्राम गोज लाइक दिस, देखो ये आ गया मजा, ये वीटी डायग्राम ऐसा गया। पूछा है कि बताओ बताओ क्या बताना, बताना ये कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस गया होगा। अरे ये दोनों ट्रायंगल तो फिर से कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, ये 2 है ये 4 है, मतलब ये भी 2 है, ये 2 ये 2, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल बराबर है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये एरिया कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। लेकिन अभी पूछा है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया प्लस दिस एरिया, दैट इज डबल ऑफ दिस एरिया। टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, जो हुआ उसका डबल, इज कमिंग आउट विथ 20 मीटर। The total distance moved is coming out to be 20 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आया? सर हाँ, क्वेश्चन में 2 सेकंड दिया है मुझे। 2 सेकंड दिया है क्या? यस सर। ओ, मैं गलती से 4 सेकंड सोच लिया। मैं कभी गलत आंसर नहीं करता हूँ, तो अच्छा यहाँ तो कर चुका हूँ गलत आंसर, ठीक है, तो फिर 2 ही सेकंड करते हैं। 2 सेकंड करेंगे तो ये बन गया, यहाँ पे काम खत्म। ये मैं एक्चुअली देना चाहता था 4 सेकंड, मैं 4 सेकंड देना चाहूंगा। ये 0 कैसे हो गया था, फिर तो 0 नहीं हुआ था, 10 होगा वो। मैं 4 सेकंड देना चाहता था, सॉरी। आप लोग करेक्शन करो, क्योंकि क्वेश्चन का मजा तो तब आता है जब इसको आप 4 सेकंड देते हो। t हो गया 4 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 4 का स्क्वायर हो गया 0। क्या आप लोग ऐसे किए थे? वैष्णवी ऐसे किए थे क्या? सर वो 2 सेकंड था, तो हम लोग फर्स्ट मेथड से ही करेक्ट आंसर। हाँ, अभी फर्स्ट मेथड से करोगे तो गलत हो जाएगा। अभी अगर 2 की जगह 4 सेकंड होता था, आप कौन से मेथड में करते? फर्स्ट मेथड से ही तो करते।
वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि फास्ट मेथड गलत है। सॉरी, मैं गलती से 2 सेकंड लिख दिया था, जबरदस्ती 0 कर दिया था। अब देखो तो ये 0 हो रहा है क्या? 40 और ये हो गया 80, हाँ 40 हो गया 0। यस, तो फास्ट मेथड गलत है। अब हमें सेकंड मेथड में ही करना चाहिए, जो कि निकलेगा 20 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस यस यस। तो हम लोग अभी देख लिए कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम। चलिए थोड़ा देख लेते हैं एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। इस डायग्राम के बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर कोई पार्टिकल का एक्सीलरेशन समय के साथ बदल रहा है तो आप कहोगे एरिया अंडर द डायग्राम gives change in velocity, change in velocity। ठीक है, एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी। सपोज किसी एक पार्टिकल का एक्सीलरेशन समय के साथ कुछ ऐसा बदल रहा है, तो व्हाट डज द एरिया हियर रिप्रेजेंट? ये एरिया t इक्वल टू t1 से t इक्वल टू t2 तक का जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट? ये दिया है t1, ये दिया है t2, और इन दोनों का बीच का जो एरिया है वो एरिया क्या दे रहा है? ये एरिया, ओहो, ये एरिया क्या दे रहा है? विल से दिस एरिया गिव्स यू ये एरिया क्या दे रहा है? ये एरिया गिव्स यू A इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी। और अगर किसी एक पार्टिकल का एक्सीलरेशन टाइम देखने में, डायग्राम देखने में ऐसा है, अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या है? इंक्रीज इन वेलोसिटी है कि डिक्रीज इन वेलोसिटी है? पॉजिटिव एरिया मींस इंक्रीज इन वेलोसिटी, नेगेटिव एरिया मींस डिक्रीज इन वेलोसिटी, ये समझ में आना चाहिए। एरिया अगर पॉजिटिव है, मान लो कि कोई एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा है, तो ये हो गया पॉजिटिव एरिया, ये हो गया नेगेटिव एरिया। तो प्लस a1 विल गिव यू इंक्रीज इन वेलोसिटी, और ये जो a2 है विल गिव यू डिक्रीज इन वेलोसिटी। एक एरिया को पॉजिटिव लेना है, एक एरिया को नेगेटिव लेना है। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। पॉजिटिव एरिया मतलब टाइम एक्सिस से ऊपर, नेगेटिव एरिया मतलब टाइम एक्सिस से नीचे। A2 मींस डिक्रीज इन वेलोसिटी, A1 मींस इंक्रीज इन वेलोसिटी, इतना ही याद रखना है। बस एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल starts with 6 meter per second and follows acceleration time diagram as shown। acceleration time diagram कैसे दिया है? दिया है ऐसा, दिया है पार्टिकल का एक्सीलरेशन ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। सपोज वैल्यूज दिया हुआ है, ये एक्सीलरेशन है और यहाँ पर दिया है 4 और यहाँ पर दिया है 6, यहाँ पर दिया है 10, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू दिया गया है -2। ड्रॉ लेवल वेलोसिटी टाइम डायग्राम। आप कहोगे सर ये जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम था वहां पर ऐसे सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड परमिसिबल नहीं था, क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। वेलोसिटी को एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू बदलने के लिए समय लगता है। क्या एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम में ऐसे सडन चेंज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कोई बॉडी को मैं ढकेलते हुए ले रहा था, उसका कुछ एक्सीलरेशन था, जिस समय मेरे को मन किया उसी समय में छोड़ दिया, पुश करना बंद कर दिया, तुरंत एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0। एक्सीलरेशन कैन सडनली चेंज फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर बट नॉट द वेलोसिटी। रिमेंबर,
तो छोटी छोटी चीजें बताते जा रहा हूँ, नोट करते जाना, हो सकता है कि कभी काम में लग जाए। ड्रॉ लेवल्ड वेलोसिटी टाइम डायग्राम। ठीक है, मैं अब वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, आपकी मदद की जरूरत है। वेलोसिटी टाइम डायग्राम हम अभी ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिया गया है, ये 6 सेकंड तक है और ये 10 सेकंड तक है, ये 6 सेकंड है, ये 10 सेकंड है। ये वेलोसिटी में प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टाइम है। चलिए कोशिश शुरू। क्या दिया है? दिया है कि पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 6 मीटर पर सेकेंड। ये था इनिशियल वेलोसिटी, ये था इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी था। अब मैं क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकेंड। 0 to 6 सेकेंड में ये मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन था? एक्सीलरेशन वाज कांस्टेंट, सो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था। फ्रेंड, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन वीटी डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन और ए कर्व, इट्स ए स्ट्रेट लाइन। और तो यहाँ पर एक्सीलरेशन था, वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा। अच्छा, कितना बढ़ेगा? जितना एरिया। चेंज इन वेलोसिटी इज एरिया अंडर द डायग्राम। एरिया अंडर द डायग्राम कितना है? 4 into 6। ये एरिया कितना? 4 into 6 तो है नहीं, तो 24 बढ़ गया। 24 था कितना? 6, अब बन गया 24 बढ़ गया। अब कितना हो जाएगा? इट विल बी 30। ये पहले था 6, अब हो गया 30। क्या बात समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या था? ये नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन था, तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। स्ट्रेट लाइन में ग्राफ होगा कि कर्व होगा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था तो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में घटेगा। कितना घटेगा? जितना ये एरिया है। ये एरिया कितना है? ये 4, ये 2, ये 4 into 2 8 घटेगा। मतलब 30 था, घट गया 8, अब होगा कितना? 22। ध्यान रहे, अब होगा 22, अब हो जाएगा 22। थोड़ा सा ये डायग्राम को भी ऐसा करते हैं, है ना, थोड़ा डायग्राम को 8 घटने लायक दिखाए। यस, ये 8 घट गया है, सॉरी, ये 8 घट गया है ऐसे। अब बन गया 22, ये बन गया अब 22। उसके बाद देयर वाज नो एक्सीलरेशन। When there is no acceleration, क्या वेलोसिटी जीरो हो जाएगा? नहीं, it will keep on moving with constant velocity। तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम कुछ ऐसे होगा। So what is the final velocity? 22 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं, आप में से हर कोई इसको कर सकता है। So पूछा है वेलोसिटी टाइम डायग्राम करो, वो तो डायग्राम नहीं पूछेंगे, वो आपको पूछ लेंगे कि बताओ कि व्हाट वाज द फाइनल वेलोसिटी। तो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? फाइनल वेलोसिटी विल बी, इट इज नथिंग बट, कितना है ये? इट इज कमिंग आउट टू बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यू नो, इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इज एरिया अंडर द डायग्राम। और ये एरिया तो है 4 into 6 और ये नेगेटिव एरिया है तो माइनस करो, कितना है? इट इज 4 into 2, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 24 minus 8 is 16। सो v फाइनल क्या हो जाएगा? इट इज 16। ये v इनिशियल दिया गया है प्लस v इनिशियल था 6, 16 plus 6 is 22 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकली आप ऐसे निकाल सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी इज एरिया अंडर द डायग्राम, नहीं, दैट इज पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया। और vt डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला तो ऐसे कर लो, ठीक है। Which of the following best represent the VT diagram? अगला क्वेश्चन, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम डायग्राम of a particle starting from rest is shown
ठीक है, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम डायग्राम एंड फाइंड फाइनल वेलोसिटी। पूछा है फाइनल वेलोसिटी कितना होगा बताओ। ठीक है, ये हो गई आपकी क्वेश्चन। वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपका दिया हुआ है, दिया है कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में, एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा दिया है। ये है एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम, ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। दिया है कि ये डायग्राम में ये कुछ ऐसा गया है। ठीक है, फिर ऐसा हुआ, ये दिया है एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। कितना टेढ़ा है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। मेडिकल एंट्रेंस जो चुने ने, हाँ ये हो गया एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। वो हो सकता है कि नीचे 3-4 तो फिगर दिया रहेगा, पूछेगा सही डायग्राम कौन सा है देख के बताओ, ऐसा भी पूछ सकता है। डायग्राम दिखता कैसा है ये भी पूछ सकता है। तो थोड़ा हमें मालूम रहना चाहिए कि कैसे होगा। अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूं वेलोसिटी टाइम डायग्राम कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस। ठीक है, ये हो गया कुछ बात ऐसे। मैं वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ, वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ। और थोड़ा ये पोजीशंस को बता देते हैं। ये हुआ एक, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा। सारे टाइम को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा दिया गया है। क्या डाटा दिया है? दिया है कि ये वैल्यू कितना है, दिस वैल्यू इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन है और ये टाइम दिया है 2 सेकेंड्स, ये टाइम दिया है 6 सेकेंड, ये दिया है 8 सेकेंड्स। ये टाइम है और वैल्यूज में ये वैल्यू भी दिया हुआ है। कितना वैल्यू दिया है? सपोज ये भी दिया है 10, बराबर तो दिख रहा है, और 10 के होते 8 दे देते हैं। इट इज 5 और लेट अस मेक इट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सीलरेशन है तो ये 4 हुआ, ये एक्सीलरेशन है। यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, हम लिख देंगे सीधे सीधे एक्सीलरेशन इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी इज इन सेकेंड्स। खत्म कहानी। हमें प्लॉट करना है वेलोसिटी टाइम डायग्राम। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मेंशन किया गया है द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा मजा लेके करते हैं इसको। यस, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और आपको पता करना है व्हाट इज वेलोसिटी टाइम डायग्राम। तो ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था ही, द इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। अब 0 to 2 सेकेंड में ये एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? एक्सीलरेशन था। तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव एरिया है। अच्छा, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था? नहीं, यूनिफॉर्म नहीं था। द एक्सीलरेशन वाज चेंजिंग एट डिफरेंट टाइम्स, एक्सीलरेशन वाज डिफरेंट। तो इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन था कि डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन था? इट वाज द केस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन में वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन और कर्व होता है, तो ये ऐसे होगा। एक्सीलरेशन इंक्रीज कर गया। बिगिनिंग ऑफ द सेशन में क्लास में बताया था मैं आज, कितना इंक्रीज कर गया? एक्सीलरेशन इंक्रीज कर गया तो क्या बन गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बन गया? कितना इंक्रीज कर गया वेलोसिटी? एरिया। एरिया कितना है? हाफ बेस इनटू हाइट, 10 बढ़ गया, मतलब यहां का वैल्यू है 10। उसके बाद 2 से 6 सेकेंड में, 2 से 6 सेकेंड में क्या हुआ? ये एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? आपको क्या लग रहा है? 2 to 6 सेकेंड में ये एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था?
वे आवाज नहीं आ रहा है, कोई तो बोले। एक्सीलरेशन था क्या था? एक्सीलरेशन की रिटार्डेशन राखी? सर रिटार्डेशन। सर रिटार्डेशन नहीं है भैया, ये एक्सीलरेशन है और ये पॉजिटिव है, मतलब एक्सीलरेशन ही है। ये है रिटार्डेशन, ये एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी टाइम डायग्राम में ये रिटार्डेशन होता है, ये एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम है। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ये तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन रिटार्डेशन होगा कैसे? है कि नहीं? क्या था ये? अब राखी गलत बताई तो राखी पूरा बताएगी। बताओ राखी, ये एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? एक्सीलरेशन था। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं था। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन था कि डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन था? डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन था। पहले 10 था, घटते 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 0 हो गया, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन था। तो जो VT डायग्राम है वो स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा? कर्व होगा। बस आगे की चीज आपको मालूम है, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का कर्व ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो वेलोसिटी बदल जाएगा। कितना बदल जाएगा? ये एरिया जितना है, ये एरिया कितना है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट हो गया 10, बेस हो गया 4, 10 इंटू 4 40/2 इज 20, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा 20, था 10 बढ़ गया 20, बन जाएगा कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये बन गया 30 मीटर पर सेकेंड। आगे की कहानी क्या इतिश्री बताएगी? ये एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? 6 to 8 सेकेंड में। इट वाज एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन? रिटार्डेशन। तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ घटेगा। अच्छा अगर घटेगा तो ये लिनियरली घटेगा कि कर्व में घटेगा? क्योंकि ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था तो VT डायग्राम विल बी स्ट्रेट लाइन और ए कर्व? स्ट्रेट लाइन होगा और घटेगा। कितना घटेगा? अब इतना बताया तो ये भी बता दो कि कितना घटेगा। एरिया कितना है? 2 into 4, 8 घट जाएगा, मतलब था 30 घट गया 8, था 30 घट गया 8, तो बन गया कितना? 22। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इट कम्स आउट टू बी 22। और ये कितना था? ये था 30। हो बढ़िया है। अब उसके बाद there was no acceleration, no retardation, the velocity has to remain constant and the diagram goes like this. It was a constant velocity motion. After that there was no acceleration or retardation. क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है? Yes. देखो अगर आप फायदा नहीं उठा पाओगे हर पढ़ाई का तो फिर मतलब क्या है? फायदा उठाना आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो भी चीज आपको बताया गया वो दोबारा नहीं बताया जाएगा। यू मस्ट बी अलर्ट टू सी, क्योंकि वास्ट कोर्स तो है, एंड यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग दैट had you not attended the classes in the other integrated course, it would have been difficult for you to understand whatever I am teaching today. So please sincerely attend the classes in the integrated course group. We are having 4 classes a week and then we are having 2 classes over typical questions. समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। We have seen many things related to velocity and acceleration. Let us go for यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इक्वेशंस। ठीक है, खाली इक्वेशंस बता देंगे, आपको याद रखना है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इक्वेशंस, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन इक्वेशंस, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मोशन इक्वेशंस क्या क्या है? आपकी जान पहचान के काफी रिलेशन है। V इज इक्वल टू U प्लस AT नहीं फॉर रेक्टिलिनियर मोशन इन 1D। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सब मालूम है, फिर भी लिख देता हूँ। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS एसेंथ। और ये सारा इक्वेशन को अगर हम वेक्टोरियली लिखेंगे तो
लिखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, s इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट s। ध्यान रहे कभी कभार डाटा इस रूप में आ जाएगा और आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, यू विल बी इन ट्रबल। दिया है कि पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी दिस मच, एक्सीलरेशन दिस मच, आफ्टर ए डिस्प्लेसमेंट दिस मच, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। तो कैसे करोगे? u दिया होगा वेक्टोरियली, a दिया होगा वेक्टोरियली, s दिया होगा वेक्टोरियली और पूछेगा v निकालो। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल सॉल्यूशन एग्जांपल ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। ए पार्टिकल, अब ये बात चल रहा था 1D का, लेकिन ये क्वेश्चन 1D का नहीं है, वन डायमेंशनल मोशन का नहीं है। वन डायमेंशनल होने से स्ट्रेट लाइन में होता है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं। हाँ, तो दिया है पार्टिकल हैज u इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2ik प्लस 2jk। नहीं, हाँ तो और ik प्लस jk ले लेते हैं। हाँ ठीक है, ik प्लस jk, ठीक है, 2ik प्लस 2jk। फाइंड स्पीड व्हेन s इज इक्वल टू ये 2 दिया है तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 2 और 1 कर देते हैं, इसको 1, 2ik प्लस jk मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड स्पीड, ये मीटर पर सेकेंड। फाइंड स्पीड व्हेन s इज इक्वल टू समथिंग लाइक 3ik प्लस 3jk। जब डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ, पहले देखना है कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा कि नहीं होगा, नहीं तो जबरदस्ती आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, 1 मिनट सोच के बैठाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा। फोर ik प्लस 4.5 jk, नहीं तो मैच नहीं करेगा मीटर्स। तो बताओ स्पीड क्या है? सर क्या मैच करवा रहे थे, वो अलग बात है, बाद में बताएंगे। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। पूछा स्पीड क्या है? स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। नहीं तो आपको v स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नहीं तो आपको हो गया सोल्यूशन में v का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, u का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर इज 5, इट इज 5 स्क्वायर प्लस 2a डॉट s, a दिया है दिस, s दिया है दिस, डॉट प्रोडक्ट करो तो 2 into 4 is 8, 1 into 4.5 is 4.5, कितना हो गया? 12.5 into 2 is 25, 25 is 50, तो v हो गया 5√2 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड विल बी 5√2 मीटर पर सेकेंड। मैं क्या किया आपको समझ में आया क्या? a डॉट s निकाल दिया, ये a डॉट s है ना, डॉट प्रोडक्ट तो सबको आता है। तो दिस वे यू कुड फाइंड। सेम क्वेश्चन को अगर ढंग से आप ये फॉर्मूले को नहीं समझे होगे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। सेम क्वेश्चन इज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर एवरीवन ओनली अनटिल यू अंडरस्टैंड द मोशन इक्वेशन इन दिस फॉर्म। ठीक है, खैर लेकिन ध्यान रहे हम लोग अभी पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन। ये जो मोशन है ये वन डायमेंशनल नहीं होगा। ये मोशन अगर प्लॉट करोगे तो पाथ कुछ ऐसे हो जाएगा, ये 2 डायमेंशनल मोशन में आ जाएगा। खाली ये फॉर्मूला का यूज बताने के लिए मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवा दिया। ओके, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का 3 इक्वेशन देखिए। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? इट इज u प्लस a by 2 into
2n minus 1 displacement in the nth second of motion. Again I am talking about one dimensional motion. वन डायमेंशनल मोशन में ये बात चल रहा है, तो u plus a by 2n minus 1 average velocity is total displacement by total time, ये भी मालूम है, and it is v1 plus v2 by 2, ये भी मालूम होना जरूरी है. Average velocity is initial velocity plus final velocity by 2 वेक्टोरियली. एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ओनली. समझ में आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. ये कौन सा केस में? फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन. हम तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन शुरू में लिख चुके हैं. For uniform acceleration motion along straight line. For uniform acceleration motion along straight line, average velocity is v1 plus v2 by 2. और कुछ टिपिकल केसेस याद रखना है. अगर कोई पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट करता है और उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, मान लो कि पहला t सेकेंड में वो जाता है डिस्टेंस x1, अगला t सेकेंड में जाता है डिस्टेंस x2 एंड सो ऑन, अगला t सेकेंड में जाता है डिस्टेंस x3. The particle starts with initial velocity u and moves with constant acceleration. In first t seconds it goes a distance x1, next t seconds it goes a distance x2. समझ में आना चाहिए. पहला t सेकेंड में गया डिस्टेंस x1, अगला t सेकेंड में गया डिस्टेंस x2, तो ऑब्वियसली अलग अलग डिस्टेंस जाएगा और x2 x1 से ज्यादा होगा क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है तो स्पीड भी तो बढ़ रहा होगा. स्पीड बढ़ रहा होगा तो बराबर की t सेकेंड में ज्यादा डिस्टेंस जाने लगेगा. पहला t सेकेंड में जितना जाएगा स्पीड बढ़ जाएगा तो अगला t सेकेंड में उससे ज्यादा जाएगा एंड सो ऑन. तो अगर ये बात है तो आपको याद रखना है कि इफ u is 0, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, then x1 is to x2 is to x3 etc is equal to 1 is to 3 is to 5. ये जनरल ग्रुप में हम लोग कर चुके हैं. एंड इफ u is not 0, then x2 minus x1 is equal to x3 minus x2. u is 0 और नॉट 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता. इज इक्वल टू x3, हाँ x4 माइनस x3 एंड सो ऑन. थोड़ा लिखने में यहाँ पर गड़बड़ हो गया. u नॉट 0 का बात नहीं है, u 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. फॉर इसको हमें ये स्टेटमेंट को थोड़ा आगे लिख देते तो बढ़िया होता. इसको ऐसे लिखते, थोड़ा सा स्टेटमेंट का पोजीशनिंग बदल देते हैं, ये होगी बात. अब क्या है रिलेशन? ये रिलेशन तो ऑलवेज कायम है. दिस रिलेशन इज ऑलवेज वैलिड. कौन सा ये रिलेशन? इट इज वैलिड ऑलवेज. u 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज व्हाट इज द स्टेटमेंट व्हिच इज ऑलवेज वैलिड. ये स्टेटमेंट हरदम वैलिड है. लेकिन अगर u 0 हुआ तो एडिशनली ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाएगा. वो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, साथ साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाएगा अगर u 0 है तो. u 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है, और x1 x2 x3 आर द डिस्टेंसेस मूव्ड इन सक्सेसिव t सेकेंड्स. हर t सेकंड में x1, पहला t सेकंड में x1, नेक्स्ट में x2, नेक्स्ट में x3, तो ये रिलेशन ऑलवेज वैलिड. अगर u 0 हो गया तो एडिशनली ये रिलेशन भी वैलिड हो जाएगा. x1 x2 x3 मतलब x2 will be twice of x1, x3 will be thrice of x1, x4 will be 5 times of x1, x2 will be thrice. x2 3 गुना होगा, x3 5 गुना होगा, x4 7 टाइम्स होगा.
लाइक दैट 1:3:5:7:9 ऐसे करके चलेगा और नंबर में। क्या वैल्यू समझ में आ रहा है? यस। चलिए, अगर ये समझ में आ रहा है तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की इक्वेशन से जनरल ग्रुप में इसको पढ़ाया गया है। आप चाहो तो यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस और इस इक्वेशन को याद रखो। इक्वेशन को याद रखोगे तो न्यूमेरिकल आपका ओरली बनेगा। अगर याद नहीं रखोगे तो यू विल हैव टू कैलकुलेट। समझ में आ रहा है क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। आप बुक से ये सारे के ऊपर क्वेश्चन करिए, ब्रिंग योर डाउट्स। मैं टिपिकल क्वेश्चंस करवाता हूँ, इसके ऊपर ढेर सारा क्वेश्चन करवाया हूँ और इसमें तो बन भी सकता है थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस। सारा क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आगे भी पढ़ना है और हमें अगले क्लास में वर्टिकल मोशन और ग्रेविटी और रिलेटिव मोशन, ये दोनों को देखना है। रिलेटिव मोशन की भी नेसेसरी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हम करवाएंगे। जो इम्पोर्टेंट वेराइटी जो आपकी आने की लायक है, ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे अगले क्लास। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।